अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 के साथ 7.2 स्टार्ट करते हैं आज। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है, डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट यूज़ होगा। तो जो पहले क्वेश्चन या दूसरा दो और तीसरा क्वेश्चन, इनके लिए जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसके लिए आपको दो लॉज पढ़ने चाहिए। एक लॉ ऑफ ट्राइंगल्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल्स पहला लॉ जो है, उस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो फिर आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे आएगा आपके पास। ये सी रिजल्टेंट वेक्टर है, तो सी आपके पास कैसे आएगा, ए प्लस बी। अगर आप यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। पहले वेक्टर का जो स्टार्टिंग होता है उसको स्टार्टिंग से आप टेल शुरू करते हैं और इसका हेड आता है आपके पास फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया आपने, हेड किसके साथ, उसके हेड के साथ अगले का स्टार्टिंग पॉइंट लगा दें, यानी कि अगले की टेल लगा दें। और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट का स्टार्टिंग और एंड का टर्मिनल, यानी ये फर्स्ट है और उसके बाद आपके पास जो दूसरे का हेड आपके पास आया, इसकी टेल और लास्ट का हेड, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, ए प्लस बी। इसी तरह जो पैरेललोग्राम्स के लॉ हैं वो कुछ ऐसे हैं। अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे देते हैं, जैसे ये आपके पास एक एडजेसेंट साइड ए है, दूसरी एडजेसेंट साइड बी है, तो इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, उसके डायगोनल्स के इक्वल। ये दूसरा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ इसको कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के दो लॉ हैं, एक तो लॉ ऑफ ट्राइंगल और दूसरा क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें अगर दो एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन हैं तो फिर रिजल्टेंट जो होगा वो इसका डायगोनल होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये आपके पास जो ए वेक्टर है ये ऐसे आ जाएगा, बनती हुई ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये दो लॉ जो है वो पहले तीन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। अब उन्होंने जैसे आपको फर्स्ट लॉ क्या दिया, यूज़ वेक्टर्स टू फाइंड द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब उन्होंने आपको एडजेसेंट का लफ्ज़ यूज़ किया। एडजेसेंट साइड सपोज करें आपके पास एक ये है और एक ये है। ये एडजेसेंट साइड में लिख लेता हूँ 2i प्लस जे, और ये आपके पास है i माइनस 3j। इनको कहा जाता है एडजेसेंट पॉइंट, जिनके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, सेम जगह से वो निकल रहे हैं दोनों वेक्टर्स, इनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। अब हमने क्या निकालनी है, इसका जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो मैं डायगोनल्स इसके कुछ ऐसे कर देता हूँ। अब उसके बाद ये आपके पास सामने वाली एडजेसेंट पैरेललोग्राम है, तो एडजेसेंट साइड सामने वाली सेम होगी, i माइनस 3j। इसी तरह यहाँ से अगर आप चलें तो ये भी आपके पास 2i प्लस जे के इक्वल आएगी। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई है। अब हमने फाइंड करनी है एडजेसेंट साइड का डायगोनल्स। तो डायगोनल्स यहाँ पर क्या है, r फिर किसके इक्वल आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू फ्रॉम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के। जो फर्स्ट डायगोनल है हमारे पास रिजल्टेंट ए सी। ठीक है, ये देखें ए से सी, आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देते हैं। ए बी मेरे पास कितना है, 2i प्लस जे, प्लस बी सी कितना है, i माइनस 3j। ऐड करें इनको,
2i के साथ i ऐड करते हैं तो 3i, और इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये 1j है, ये -3j है, तो ये 2j आ गया। ये मेरे पास लेंथ जो डायगोनल का वेक्टर आ गया है। तो लेंथ निकालने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी है, इन के जो i और j यूनिट वेक्टर हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये कितना बनता है, 9 + 4 इज इक्वल टू √13। तो पहला जो डायगोनल है उसकी लेंथ मेरे पास आ गई है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा डायगोनल कहाँ होगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब दूसरा डायगोनल इसके पास ये है। इसकी डायरेक्शन आप कोई भी रखें, उस पर मसला कोई नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास ट्रायंगल लॉ लगला है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, AD + BC इज इक्वल टू दिस साइड। यानी ये आपके पास अब रिजल्टेंट बन जाएगा, और ये आपके पास साइड, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि यहाँ देखें टेल है स्टार्टिंग की और इसका हेड ख़त्म हो रहा है। उसी हेड के साथ आपके पास ये आपके पास आ रही है, अगले की टेल अटैच हो रही है सेकंड के साथ। और इसी तरह फर्स्ट का जो हेड है उसके साथ रिजल्टेंट की, फर्स्ट के टेल के साथ फर्स्ट रिजल्टेंट की टेल है, और सेकंड लास्ट के साथ हेड है सेकंड का। तो हेड टू टेल रूल। नाउ डायगोनल जो DB है, डायरेक्शन चूँकि डायगोनल हमारे पास क्या है, DB, किसके इक्वल आ जाएगा, डायगोनल DB इज इक्वल टू फ्रॉम ट्रायंगल लॉ या हेड टू टेल रूल, जो भी आप कहें इसमें सेम है। ठीक है। ट्रायंगल लॉ को आप क्या कह सकते हैं, तरतीब से लिखें सारों को, AD + DB + BA, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी इन सब का सम क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर डायगोनल क्या है हमारे पास, DB है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। AD मेरे पास कितना है, i - 3j + DB मुझे नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर BA आ गया है। यहाँ पर तो हमारे पास AB की डायरेक्शन है, और यहाँ पर क्या है, BA। तो मैं इसको पहले स्टेप में रिवर्स कर देता हूँ, AB लिख देता हूँ। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0, या इसको i - 3j + DB माइनस AB मेरे पास कितना है, 2i + j इज इक्वल टू 0। इसी तरह i अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, i - 3j + DB - 2i - j इज इक्वल टू 0। अब एडिशन स्टार्ट करते हैं। i में से -2i जा रहा है, तो -i - 3j और -4j + DB इज इक्वल टू 0। मुझे DB चाहिए, तो मैं इसको उठा के उस तरफ ले जाता हूँ। implies that DB vector is equal to i + 4j। ये मेरे पास जो वेक्टर यानी डायगोनल है उसका वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। DB की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का स्क्वायर + j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √17। ठीक हो गया। ये आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हेड टू टेल रूल से, लेकिन मैंने आपको एक इजी वे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ से चलना शुरू करते तब भी कोई मसला नहीं था, सेम आंसर आता था। अब यहाँ से चले तब भी यही आंसर है। यानी ट्रायंगल में
जितने भी वेक्टर्स हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। जितने भी वेक्टर को ऐड कर दें सम क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। और अगर आपने वेक्टर किसी को रिवर्स किया तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होने से क्या हो जाएगा, उसके साथ साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उसमें भी कोशिश करते हैं एडिशन लॉ को सॉल्व करते हैं। शो दैट हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और कहा गया है प्रूव करें कि ये सारों जो है वो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट आसान से वे में करते हैं, आप इसमें किसी भी प्रॉब्लम में न जाएं। हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ रफ सी, मर्जी आपको कोई भी नाम दे दें, या ए दे रहे हैं इसको बी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सी कह देते हैं, डायरेक्शन मैंने ये रखी है, ठीक है। और इसको मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सी। इसमें आप वर्टेक्स पुट करें, आपकी मर्ज़ी होगी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एरो आप जो ड्राइंग लगाएंगे तो पहले हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करना है, ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। आंसर बहरहाल सेम आएगा, ओके। अब हम चलते हैं ए बी। ए हमें दिए हुए है 0 2, बी हमें दिया हुआ है √3 -1 और सी हमें क्या दिया हुआ है 0 एंड -2। मैंने रफ शीट ट्रायंगल बनाई है, लाजमी नहीं है आपका। इसमें 2 तरह के मेथड होंगे, एक तो आप यूज़ करें वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, क्लोज कोई भी डायग्राम होती है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 आता है। लेकिन हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें उन्होंने जस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, वेक्टर नहीं दिए हुए। अब ये पॉइंट हवा में है तो इसलिए हम सबसे पहले इनके वेक्टर बनाएंगे। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी माइनस ए। आसान अल्फाज में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओके। इसको और अच्छी तरह से लिखें, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब ये आपके पास पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो मैं इसको कह देता हूँ x1 y1, इसको मैं क्या कह दूँगा x2 और y2। अब x2 है √3 माइनस 0 इंटू आई प्लस -1 -2 इंटू जे, ये आ जाएगा √3 आई प्लस -3j बन रहा है तो -3j। ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, ए बी। अब निकालते हैं वेक्टर बी सी। बी सी कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब देखें सी वाले कोऑर्डिनेट्स को अब मैं कहूँगा x2 y2 और इनको कहूँगा x1 y1।
x2 0 माइनस √3 इंटू आई प्लस -2 माइनस इंटू -1 इंटू जे। ये क्या बन रहा है मेरे पास, -√3i माइनस माइनस प्लस -2 + 1 -j। ठीक है, एक जे बचा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 में से एक निकाल दें तो -1 बचता है और जे लगा दिया। अब मैं निकालूंगा CA। अच्छा, अब देखें C को मैंने पहले नंबर पे लिखा है और A को बाद में, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे x1 y1। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। क्यों, क्योंकि A एंड पे है। मज़ीद इसको अच्छा करते हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई माइनस y2 माइनस y1 इंटू जे। x2 हमारे पास 0 है, माइनस x1 भी 0 है, इंटू आई यहाँ प्लस होता है, और उसके बाद देखें y2 माइनस y1, y2 मेरे पास 2 है, -2 इंटू जे। ये बन रहा है 0i प्लस 2 + 2 4j। ये मेरे पास तीसरा वेक्टर आ गया। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैं बाकी चीज़ें रेज कर रहा हूँ, नोट कर ली होंगी आपने। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ पहले में, √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आ जाता है 3 + 9 = √12। इसी तरह बी सी की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं। बी सी वेक्टर मेरे पास क्या था, ये था -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर = 3 + 1 = 4। अब ए सी या सी ए का मैं निकालता हूँ। ये मेरे पास आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = 16, या फिर = 4 कर देता हूँ मैं, जस्ट इसको = 2 लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2√3। अब ये तीनों वेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हमने यूज़ करना होता है किसी दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब यहाँ चूंकि मैंने रफ सी ट्राइंगल बनाई थी, तो ज़रूरी नहीं है ये हाइपोटेन्यूज हो, ये हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी। हेड टू टेल रूल से देखें तो ये आपके पास ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड = होगी ए सी की मैग्नीट्यूड के इक्वल, ठीक है, या सी ए के। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मेरे पास लेंथ आ गई है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या चाहता है, पहली दो का स्क्वायर, ये हेड और टेल रूल से ऐड हो रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर = ए सी या फिर सी ए का स्क्वायर।
क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में ही आना है। ये आपके पास आ रहा है √12 का स्क्वायर प्लस ये आ रहा है √4 का स्क्वायर और ये क्या आ रहा है √16 का स्क्वायर। यहाँ आप देखें तो ये इसको काट रहा है 12 प्लस 64 इज इक्वल टू 16, तो ये आ रहा है 16 इज इक्वल टू 16। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर सी ए लिया हुआ है, ठीक है, ये सी ए है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आएगा। जैसे √12 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर माइनस √16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। लेकिन इस लॉ से अभी नहीं करना क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही मैदान में आता है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चूँकि ये सिमिलर पार्ट हैं, एक ही रूल से हो रहे हैं, तो मैं इसलिए इनको पहले स्टेप में कवर करूँगा। थर्ड के ही दो पार्ट हैं। दूसरा पार्ट है a इंटू 3 1 b इंटू -2 -3 c इंटू 2 2 आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है? 3 साइडें उसकी इक्वल होती हैं। मसला क्या है यहाँ पर मसला ये है कि हमें उन्होंने जस्ट पॉइंट दिए हैं और वेक्टर नहीं दिए हुए। ए हमारे पास 3 1, बी हमारे पास -2 -3 और सी हमारे पास 2 और 2 हैं। हमें सबसे पहले वेक्टर बनाने हैं, फिर उनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। जैसे x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। ये ए बी मैंने लिया तो पहले नंबर पे ए लिखा है x1, इसको y1 कहूँगा, इसको मैं कहूँगा x2 और इसको मैं कहूँगा y2। x2 -2 -3 इंटू आई प्लस y2 -1 इंटू जे। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है -5i प्लस या फिर -4j। इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड निकालें इसकी, यानी कि दो साइडों की मैग्नीट्यूड सेम आएगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41। दूसरे की मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी सी की। बी सी मेरे पास क्या आ रहा है -2, यहाँ बी सी है तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 और y2। नाम के लिहाज से मैं इनको मैनेज कर रहा हूँ। बी सी आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइन प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये माइनस होगा, सॉरी, या फिर हम कहेंगे x2 माइनस x1 इंटू आई। देखें ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस
पोजीशन वेक्टर ऑफ y2 माइनस y1। आसान अल्फाज में यूँ होता है स्टूडेंट, इसके जो फाइनल पॉइंट है ना, y2 में से y1 निकाल दें, x2 में से x1 निकाल दें। x वाले i को रिप्रेजेंट करते हैं, y वाले j को। इसमें x2 है 2 माइनस इंटू माइनस 2i प्लस y2 कितना है 2 माइनस इंटू माइनस 3 इंटू j। ये कितना आ रहा है 4i प्लस 5j। मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसकी, तो ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41। अगर आप देखें तो ये दोनों साइडें बहरहाल इक्वल आ गई हैं। हमारा यही प्रूव हो गया यहीं से कि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। इसके बाद चलते हैं, जो दूसरा मेथड यहाँ पर आ जाएगा बाइसेक्शन फार्मूला हम करेंगे। उसको पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम डिस्कस कर रहे हैं 7.2। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो है वो आपके पास बाइसेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। बाइसेक्शन फार्मूले को थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइसेक्शन फार्मूला, इसके लिए क्या होता है, अगर आपके पास सपोज करें एक पॉइंट O है जहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है A और इधर से ही दूसरा वेक्टर निकल रहा है B, ठीक है, पोजीशन वेक्टर OA और पोजीशन वेक्टर OB, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ये। अब एक तीसरा वेक्टर जो है वो आकर इनको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि बाइसेक्शन फार्मूला यूँ कह सकते हैं आप, डिफरेंस रेशो में डिवाइड कर देता है, जिसको हम C का नाम देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि A से C तक हमारी रेशो M है और C से B तक हमारी रेशो N है। तो फिर जो आपके पास फार्मूला होगा इसको यूज़ करने का, इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने का, ये आपको पास कैसे आएगा, n को आप आसान अल्फाज में मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से, क्रिस क्रॉस वाला फार्मूला होगा, और m को मल्टीप्लाई करेंगे OB से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि OC वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू OB प्लस n इंटू OA ओवर m प्लस n। m और n यहाँ पर रेशोज हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला आगे 3 क्वेश्चन में यूज़ होना है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। क्रिस क्रॉस का मेथड है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, ये पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं फाइंड करें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C डिवाइड्स एंड D। ये आपके पास उन्होंने नाम डिफरेंट दिए हैं तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ। एक पॉइंट C है और दूसरा पॉइंट D है, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर उन्होंने दिए हैं OC और OD हमें दिए हैं। कितने हैं हमारे पास, OC हमारे पास 2i प्लस 3i प्लस 2j, और दूसरा है हमारे पास i माइनस 4j, ये उन्होंने खुद कहा हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ C एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या है हमारे पास, ये हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ O डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट OD। हमने क्या करना है, फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ O। इसको मैं यहाँ से, इसको पॉइंट को कोई भी नाम नहीं देते हैं, यहाँ वो मैं नाम दे रहा हूँ O का, ठीक है। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, D का नाम दे देते हैं। अब एक और पोजीशन वेक्टर जो कि इस लाइन सेगमेंट को, जो कि इन दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर रही है, उसको तोड़ रहा है। किस रेशो में तोड़ रहा है, m रेशो n में, यानी कि 2:3 में। तो हमने फाइंड करना है ये वाला पोजीशन
वेक्टर। हमें गिवन क्या है, आसान सा फार्मूला, इस फार्मूले में पुट करेंगे। गिवन हमें है 3 जो डी बी में कह देता हूँ, डी सी या सी डी जो भी कहें, 3i प्लस 2j और इसको कोई और नाम देंगे, डी यहाँ पहले का है, इसको नाम दे देते हैं ए का, सी ए और ए डी इज इक्वल टू i माइनस 4j। m हमें गिवन है 2 और n हमें गिवन है 3। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली ओ ए, ये हमने ये वेक्टर फाइंड करना है। क्रिस क्रॉस फार्मूला होगा, ठीक है। हमें n को जो कि 3 है और m जो कि हमारे पास 2 है, n को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके क्रॉस फैक्टर से और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इस वेक्टर से। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, जैसे ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू एम के साथ में क्या मल्टीप्लाई कराऊंगा, ओ ए डी प्लस n इंटू ए सी ओवर m प्लस n। वैल्यूज पुट कर देते हैं। m हमारे पास 2 है और i माइनस 4j प्लस n कितना है मेरे पास 3 इंटू 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, 2i माइनस 8j प्लस 9i प्लस 6j डिवाइडेड बाय 5। 2i और 9i कितने हो गए, 11i डिवाइडेड बाय 5 में सेपरेट लिख देता हूँ, प्लस माइनस 8j प्लस 6j माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो यही हमारा आंसर होगा। अब अगर एक्सटर्नली ज्वाइन करते हैं तो उसका फार्मूला है, लेकिन एक्सटर्नली का फ़िलहाल आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं उसको भी समझा दूंगा आपको। 5 की बात करते हैं। If m into 2 4 is the midpoint of xy such that x हमें गिवन है -1, 3 और y हमें गिवन है xy, ठीक है। फाइंड द पॉइंट y। आसान सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी ऐसे किए हुए आपने। इसकी मैं डायग्राम बताता हूँ तो फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है x एंड y, ठीक है। इसमें उसने कहा हुआ है m इसका मिड पॉइंट है। m उसने मिड पॉइंट हमें दे दिया 2 एंड 4। x के कोऑर्डिनेट भी दे दिए -1 और 3, और कह रहा है इस कोऑर्डिनेट को पता करें x और y क्या होंगे। आपको पता है जो एंड सेगमेंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, उनको हम x1 y1 को से नाम से पुकारते हैं। इसको मैं फिर x2 y2 अपनी याद दहानी के लिए, ठीक है। और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एक x होगा और एक y होगा। आप इस एक्स वाई से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर चूंकि 2 पॉइंट हैं, ज़ाहिर सी बात है, पहला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है। तो अब हम पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
अब मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं इस फार्मूले के लिहाज से ये वाले नंबर, आप यहाँ से पुट कर दें। जैसे x हमें गिवन है 2 है, इज इक्वल टू x1 हमें पता है -1 प्लस x2 हमने नाम रखा हुआ है x ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इज इक्वल टू -1 प्लस x और x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। इसमें बात करें तो y हमें गिवन है 4, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 5 ओवर 2। 2 4 आर 8 इज इक्वल टू 3 प्लस y, या फिर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू y, और 5 की आ गया हमारे पास y। तो एक्स वाई कितने आ गए हमारे पास, एक आया 5 और एक आया 5। इजी सा क्वेश्चन था 9th क्लास वाला, यहाँ पर उन्होंने आपको गिवन किया हुआ था। अगर वेक्टर्स का मिड पॉइंट निकालना है तो उसके लिए आप वेक्टर ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में गिवन है इफ ओ ए इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j और ओ बी गिवन है 6i प्लस 2j। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट। फाइंड द पॉइंट trisecting the join of AB। इसको हम ज़रा रेशो फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन जो कि यहाँ पर बाइसेक्शन फार्मूला है उसी से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास एक लाइन है ए और बी। ठीक है, ए जो हमें, अब ये ए क्या है, ओ ए है, चूँकि इसका नाम उन्होंने ओ ए दिया है। ओ ए हमें गिवन है -i प्लस 3j। इसी तरह ओ बी हमें गिवन है 6i प्लस 2j। अब एक लाइन यहाँ से आती है जो इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। सपोज करते हैं ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है। ट्राइसेक्टिंग का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। फिर हम इसको किसी एक जगह पे गिरा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे गिरा देता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं डी पॉइंट वेक्टर का। अब आप देखें, इसके इस तरफ कितने आ गए हैं हिस्से, 2, और इस तरफ कितने हिस्से आ गए हैं, 1। यानी आपको यहाँ से m कितना मिल जाएगा, 2, और n कितना मिल जाएगा, 1। अब चूँकि ये इंटरनली ही इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आपने क्रिस क्रॉस मेथड से करना है। 1 को आपने इधर मल्टीप्लाई कराना है और 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई कराना है। कैसे, जैसे ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू, पहले आपने क्या कराना है, m इंटू ओ बी प्लस n इंटू ओ ए डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, m को मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया और n को इधर मल्टीप्लाई कराया, क्रिस क्रॉस मेथड। m कितना है 2 और ओ बी है 6i प्लस 2j प्लस n कितना है 1 और ओ ए मेरे पास है 1 प्लस 3j होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 प्लस 4j, 12i प्लस 4j माइनस i प्लस 3j होल डिवाइडेड बाय 3।
12i में से ये i चला गया, 11i प्लस 4 और 3 7j होल डिवाइडेड बाय 3। फिर इसको लिख सकते हैं 11i ओवर 3 प्लस 7j डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो या तो हेड टू टेल रूल से होने या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, एडिशन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फाइंड x सच दैट p into -1x, q आपके पास 3 2 है and r is 7, 3। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो किसी एक ही लाइन पर पड़े हों। एक ही लाइन पर अगर कोई पॉइंट, जैसे P पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, Q भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, R भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर्स तब होंगे अगर वो सारे एक ही लाइन पर पड़े हुए हैं। अगर ये एक ही लाइन पर पड़े हुए हैं तो फिर क्या ख़ास बात होगी, जो वेक्टर PQ होगा वो आपका इक्वल आएगा QR के टाइम्स। ठीक है, ये हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड का है। चूँकि आपने 3 वाला डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। एक मेथड ये है, लेकिन चूँकि आपने 3 वाला डिटर्मिनेंट तो अभी पढ़ा नहीं है, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इसलिए मैं ये दूसरा मेथड तो यहाँ पर नहीं कर सकता, पहला मेथड करूँगा। और वो कंडीशंस क्या होती है, अगर जो वेक्टर्स हैं, अब वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर वाला चैप्टर है, वेक्टर PQ, ठीक है, आर सेड टू बी पैरेलल with QR if this condition is satisfied, यानी जो वेक्टर PQ है वो किसके इक्वल हो, K टाइम्स QR के। अब K भी कह सकते हैं, लेमडा भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इसका कंडीशंस। अब हमारे पास PQ वेक्टर नहीं है, जस्ट पॉइंट है, तो मैं PQ वेक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। PQ वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या फिर x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j। अब ये देखें, P पहले लिखा हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कहूँगा x1, इसके कोऑर्डिनेट्स को कहूँगा y2, इसके कोऑर्डिनेट को कहूँगा x2 और इसके कोऑर्डिनेट को y2, क्योंकि मैं PQ वेक्टर निकाल रहा हूँ। पुट कर देते हैं x2, ये आपकी याद दहानी के लिए, वैसे अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ज़रूरत नहीं है, प्लस y2 कितना है 2 माइनस x इंटू जे। ठीक है, तो 4i प्लस 2 माइनस x इंटू जे, ये हमारे पास PQ वेक्टर आ गया। अब हम निकालते हैं QR। QR वेक्टर कैसे आएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अब मैं QR की बात कर रहा हूँ, तो Q को पहले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और y2।
x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। ये जो माइनस है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये माइनस असल में ये वाला माइनस है, ठीक है। x2 माइनस x1 q माइनस p, इसी तरह q माइनस p। और ये भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्या है, q माइनस p। ये माइनस फार्मूले में नहीं होता, इधर नहीं होगा ये तो हम ऐड ही करते हैं, दरम्यान में प्लस ही लिखते हैं। अच्छा, x2 हमारे पास है 7 माइनस 3 इंटू आई प्लस 3 माइनस 2 इंटू जे। मज़ीद अच्छा करें तो 4i प्लस जे, ये मेरे पास क्यू आर वेक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। सिंस पी क्यू पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू आर, ठीक है। ये हम कंडीशन लगा लेते हैं, या पी क्यू वेक्टर लिख लेते हैं 4i प्लस 2 माइनस एक्स इंटू जे इज इक्वल टू के टाइम्स 2 माइनस के टाइम्स 4i प्लस जे। हम क्या करेंगे, अब हमें चूँकि चाहिए x, ठीक है। तो हम x के लिए क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं i को i फैक्टर से। जैसे 4i प्लस 2 माइनस एक्स इंटू जे इज इक्वल टू, के को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 4ki प्लस 4kj, ठीक हो गया। अब हम i को i से कंपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, ये 4 है और ये 4, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। इसको देखें, 4 i को कंपेयर करें तो i इज़ इक्वल टू 4k, या फिर k इज़ इक्वल टू 4/4, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। इसी तरह मैं j को कंपेयर करता हूँ, 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4, कितना आएगा मेरे पास, 4kj, ठीक है। हाँ, 4kj नहीं, kj आएगा, हाँ kj। तो 2 माइनस एक्स kj, k की वैल्यू आप पुट कर दें, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। जे मैंने लिखे क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोफिशिएंट्स को, ये तो मैं नहीं करूँगा, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा। तो x को उधर ले जाता हूँ मैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Find the coordinates of vertex D. Find the coordinates of vertex D. Of parallelogram. पैराग्राम का नाम ABCD। इफ A गिवन है -3 0, B गिवन है
1 -2 और C क्या गिवन है 5 0 और 3 वर्टिसेस। हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। उसको आपने तरतीब से बनाना है और डायरेक्शन इसके नाम के मुताबिक शो करनी है आपने, ठीक है। जैसे A B C और D ऐसे कर दें। वैसे बेहतर ये नहीं है, बेहतर ये है, ठीक है। A B C D एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टिसेस हैं। तो हमें वो कह रहे हैं कि आप वर्टिस D निकाल के दिखाएं। स्टूडेंट्स A हमें उन्होंने दिया, D हमारे पास क्या होगा X और Y ले लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अननोन है। A हमारे पास गिवन है -3 0, B हमें गिवन है 1 और -2, इसी तरह C हमें गिवन है 5 एंड 0। चूँकि पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, एंटी पैरेलल नहीं लिख सकते आप, पैरेलल लिखना है। इसी तरह B और C की जो साइड्स हैं वो भी पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी। जब वो अगर वो अपने पैरेललोग्राम का लफ्ज़ ना यूज़ किया होता तो फिर हम क्या कर सकते थे, इसकी डायरेक्शन मर्जी से रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने ये डायरेक्शन जो ए बी की रखनी है वही ए इसकी रखनी है। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, बी सी के, डी सी के। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, वेक्टर निकालने हैं। ये वेक्टर इज इक्वल टू होगा इस वेक्टर के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर सारे। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। मतलब क्या है x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। मैंने ए बी लिखा है तो इसको x1 कहूँगा और इसको x2 कहूँगा, इसको मैं कहूँगा y1 कहूँगा, x2 और ये y2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनल माइनस कर सकते हैं, x2 माइनस x1, 1 माइनस -2 इंटू आई -3 है, प्लस -2 माइनस 0 इंटू जे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 4i -2j। ये वेक्टर आ गया। इसकी हम मैग्नीट्यूड भी निकालने की कोशिश नहीं करते क्योंकि लेंथ कहा नहीं, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालते हैं डी सी वेक्टर। याद रहे डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंस है। अब डी सी जब निकालेंगे तो सी तो बाद में लिखा है, डी पहले, तो मैं इसको x1 मानूंगा, इसको x2 मानूंगा, इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और y2 मानूंगा मैं। किसके इक्वल आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। मतलब x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। में भी हमें ज़्यादा इक्वेशनें ना बनानी पड़े, आप ये दो भी बना सकते थे, कंपैरिजन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल वेक्टर है तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के टाइम्स होता है। के को निकाल लिखने की ज़रूरत है जो कर लेते हैं, के टाइम्स दिस। यहाँ के 1 होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सारी साइडें सेम होती हैं, ठीक है। आगे लिख देते हैं सिंस इट इज़ पैरेललोग्राम। अब देखें
ए बी लिखते हैं। ए बी मेरे पास कितना है 4i माइनस 2j इज इक्वल टू, ये तो मैं निकाला ही नहीं है, इसको लिख लेता हूँ। x2 कितना है मेरे पास 5 माइनस x इंटू आई प्लस 0 माइनस y इंटू जे। यह आ जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू आई प्लस 0 माइनस वाई इंटू जे। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे। तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के। देखें ये मैंने कंपेयर किया है। इधर से अगर आप चाहते हैं तो x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 या फिर x इज इक्वल टू 1। अब j को कंपेयर करते हैं। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 या फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 2। तो हमें वर्टेक्स मिल गए हैं डी के, जो क्या हैं 1 एंड 2। आसान सा क्वेश्चन था। इसी बेस पे आपके जो 9 क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह से होता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी आपने यही काम करना है। बल्कि उन्होंने खुद बता दिया है कि ए बी किसके इक्वल है, वेक्टर सी डी के इक्वल है। इसके मैं डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। खैर, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी गिवन है किसके इक्वल है, सी डी के। और ए आपको क्या गिवन है 0 2, बी आपको गिवन है -2 एंड 4, सी गिवन है, बी नहीं गिवन, सी गिवन है -2 4 और डी गिवन है आपको -1 एंड 5। बी आपको नहीं गिवन तो हम कह सकते हैं एक्स वाई। अब सिंपल सा काम इसमें ये करना है, आपने जस्ट वेक्टर बना दें जो वेक्टर उन्होंने बताए हुए हैं ए बी और सी डी, और इनको इक्वल रखकर आप अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ए बी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। बी हमने रखा है दूसरे नंबर पर, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 होगा ये x1, तो x माइनस 0 इंटू आई प्लस y माइनस 2 इंटू जे। ये मेरे पास क्या आ गया एक्स आई प्लस वाई माइनस 2 इंटू जे। आपके पास ए बी वेक्टर आ गया है। अब सी डी निकालते हैं। सी डी क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अच्छा, यानी x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब देखें आप डी बाद में है तो इसको x2 और इसको x1 मानेंगे। x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। तो -1 प्लस 2 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे। अब इसको क्या लिख सकते हैं आई प्लस जे। ये हमारे पास तो दूसरा वेक्टर आ गया। अब गिवन क्या है,
ए बी इज इक्वल टू सी डी, इनको इक्वल रख के कंपेरिजन कर लें आप, तो ए बी मेरे पास कितना है, एक्स आई प्लस वाई माइनस टू इंटू जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, तो करते हैं इस तरफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखें यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। इसी तरह y माइनस टू इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो b के वर्टेक्स हमें क्या मिल गए हैं, 1 एंड 3। अच्छा, यहाँ पर आप ये कर दें इसको, लेट b इज x एंड y। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर है जिसका नाम है यू वी डब्ल्यू एक्स, उसके वर्टेक्स उन्होंने दिए हुए हैं 9 4 -7 5 -4 एंड -4 एंड 7, ये उन्होंने उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करें इनके मिड पॉइंट्स, यानी हमने इसका मिड पॉइंट भी निकालना है, इस साइड का भी मिड पॉइंट निकालना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी। पहला काम तो ये हो गया कि आपने मिड पॉइंट निकालने हैं सारी साइडों के, ठीक है। पहला हम ये काम करते हैं, फिर अगला पार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पैरेललोग्राम दी हुई है वो यू वी डब्ल्यू एक्स और ये हमें डायग्राम दिए। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ यू वी, सारी साइड्स के पहले आप मिड पॉइंट निकालें, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पार्ट, दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। तो यू वी के मिड पॉइंट कैसे आएंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, x इज इक्वल टू x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2, क्योंकि हम इन दो साइड्स को ले रहे हैं तो इन्हीं के पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 कहेंगे। तो 9 प्लस -7/2, देखें इसका माइनस है ना, तो मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया। इसी तरह 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास कितने आ रहे हैं, 9 - 7 आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2, और y कितना आ रहा है 11/2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी कोई नाम दे देते हैं a का। ये आ गया 1 और ये क्या आया 11/2। अच्छा, अब हम निकालते हैं वी डब्ल्यू का, मिड पॉइंट ऑफ वी डब्ल्यू साइड जो है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 और इसको कह दूंगा x2 y2। x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 -7 -4/2, एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 7 -7/2। देखें y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है -11/2 और ये कितना आ रहा है 0। तो इसके बाद मिड पॉइंट भी लिख देते हैं, -11/2 एंड 0। उसके बाद इस साइड के मिड पॉइंट निकालते हैं एक्स डब्ल्यू के। अब इसको आप कर दें x1 y1, इसको कर दें x2 y2। ओके, तो x इज इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2
डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है 1/2 और ये कितना आ रहा है -12/2 या फिर 1/2 और -6। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके 1/2 और -6। अब उसके बाद आखिरी साइड है, इसके मिड पॉइंट निकालते हैं। अब मिड पॉइंट आ जाएंगे XU के। ओके, इसको हम कह देते हैं X1 Y1, इसको कह देते हैं X2 Y2। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, y के लिए क्या आ जाएगा -5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आ रहा है 14/2 और ये कितना आ रहा है 1/2, यानी कि 7 और -1/2। ये इसके मिड पॉइंट आ गए, 7 एंड -1/2। ये पहला पार्ट था। उन्होंने कहा था मिड पॉइंट फाइंड करें हर साइड्स के। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रूव दैट फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अगर हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं इस मिड पॉइंट को इधर ज्वाइन कर देता हूँ, इस मिड पॉइंट को इधर, इस मिड पॉइंट को इधर और इस मिड पॉइंट को इधर। हमने प्रूव करना है जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये फिगर जो है पैरेललोग्राम होगी। अब आपने इसको ऐसे नाम दे देना है, ठीक है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड सेम होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ इसके इक्वल आनी चाहिए, इसकी लेंथ इसके इक्वल आनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो नाम मैंने रख नहीं सका, इसको नाम दे देते हैं B का, इसको नाम दे देते हैं C का और इसको नाम दे देते हैं D का। अब साइडों वालों का काम ख़त्म हो गया, अब इसका काम रह गया है। हमने ये प्रूव करना है ये साइड जो इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनी है वो एक पैरेललोग्राम है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इन सब साइड्सों की लेंथ चाहिए होगी। लेंथ चाहिए हमें, चूँकि वेक्टर्स का चैप्टर है तो हमें वेक्टर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सारों के वेक्टर निकालते हैं। जैसे मैं A B वेक्टर निकालूंगा। नाउ A B पहले साइड निकालनी है, फिर इसकी लेंथ भी निकाल देते हैं। इज इक्वल टू वेक्टर कैसे आएगा, B माइनस A, ठीक है। आसान अल्फाज में B के पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं OB माइनस OA या फिर B माइनस A। तो B माइनस A -11/2 -1, ठीक है। यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक हो गया। इसके साथ I लगा देते हैं, इसके साथ J लगा देते हैं। मज़ीद आगे जाएं तो इसको सॉल्व करते हैं। -11/2 -11 22 -22 LCM लिया है मैंने, प्लस यहाँ पर तो सिंपल आ रहा है 11/2 इंटू J। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। यानी लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड लेंगे इस वेक्टर की। तो मैग्नीट्यूड लेने से आपको क्या फ़ायदा होना है आपको पता चल जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड लेंथ कितनी आ गई है, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। A B मैग्नीट्यूड
अब ये कितनी आ रही है, -33/2 होल स्क्वायर प्लस -11/2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ी वैल्यू बड़ी आएगी। अब हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर कैसे आता है, ओ सी माइनस ओ बी के। ठीक है, हम पहले वेक्टर ही निकाल लेते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है, और ये वेक्टर इसके आता है तब ये चारों साइड्स आमने सामने की साइड सेम आती है तो पैरेललोग्राम होगी वो। तो ओ सी माइनस ओ बी तो कैसे आएगा जी आपके पास, इसके हम निकाल लेते हैं x2 माइनस x1 1/2 माइनस x1। ठीक है, i प्लस y2 माइनस y1, तो ये j आ गया। अब उसके बाद देखते हैं 1/2 प्लस 11/2 इंटू आई प्लस -6j। अच्छा, ये 13/2 आना चाहिए था। ओके, आगे चलते हैं। 11 + 1 और i प्लस -6j। ये कितना बन रहा है, 6i प्लस 6j। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ओ सी माइनस ओ बी, यानी कि बी सी आ गया। उसके बाद हम चलते हैं इस लाइन की तरफ। ठीक है, अब ये लाइन लाजमी तौर पर इसके इक्वल होनी चाहिए तभी हमारा प्रूफ होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो ये लाइन तो हमने निकाल लिया है, उसके बाद हमने ये लाइन निकाल ली है, अब ये लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखनी है, डी सी। जैसे मैंने इसको कही थी ए बी, तो आपने इसको डी सी ही रखना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और डी सी है तो इसका मतलब क्या है, सी माइनस डी, यानी कि ओ सी माइनस ओ डी इज़ इक्वल टू। अब देखें, इसमें मैं x1 y1 नहीं कर रहा, आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि इसका x2 माइनस x1 1/2 माइनस 7 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 14, 14 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2i प्लस, इसको देखें तो -11/2, देखें -11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे। आप देख सकते हैं ये दोनों साइडें सेम आ रही हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब आखिरी वेक्टर निकालते हैं। याद रहे डायरेक्शन सेम रखनी है, इसकी डायरेक्शन अगर इधर रखी थी इसकी सेम डायरेक्शन, तो उसका नाम दूंगा मैं ए डी का। ए डी कैसे आना है मेरा, आप हमारे पास आएगा ओ डी माइनस ओ ए। ठीक है, यानी कि डी में से ए फाइंड फारग करना है हमने। तो डी आ गया x2 माइनस x1 7 माइनस 1 इंटू आई और y2 माइनस y1 y2 माइनस माइनस y1। अच्छा, मज़ीद इसको आगे देखते हैं। 6i आ गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लें तो 2 सेम है, -1 माइनस 11 तो कितना आता है, -12/2 इंटू जे, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6i माइनस 6j।
और आप देख रहे हैं कि जो दोनों साइड्स का एलसीएम है वो हमारे पास तकरीबन सेम आ गया है। ये 6i माइनस 6j था। तो इसमें आप देख सकते हैं चूँकि ये सारी साइडें सेम आ गई हैं तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव हुआ आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी किसके इक्वल आया, ए बी आया इक्वल डी सी के। एंड ये जो ए था हमारे पास बी सी वेक्टर किसके इक्वल आया, ए डी के। सो इट इज पैरेललोग्राम। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपने समझनी है स्टेटमेंट, सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर ही होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, जिसमें वैल्यूज़ नहीं दी होंगी उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन वहाँ डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजी। हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी एंड सी। एक लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट्स को, यहाँ के मिड पॉइंट और यहाँ के मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनी है। ठीक है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, इज हाफ ऑफ द ट्रायंगल। यानी ये क्या है, इसके लाइन का थर्ड साइड जो है इसकी, देखें ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड से हमने लाइन सेगमेंट बनाया और थर्ड साइड के वो पैरेलल है और हाफ है। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ हमें साइड्स के नाम नहीं दिए तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्मॉल ए कह दें, इसके पोजीशन वेक्टर को, इसको पोजीशन स्मॉल सी, और इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल सी कह दें। कोई भी नाम दे सकते हैं, मसला कोई नहीं है। आप इसको 1 2 3 जो दिल करे आपका वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर सी। अब ये क्या चीज़ है, ये उन्होंने ख़ुद कहा हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ triangle with vertices A, B and C। ये हमने लेट कर दिया तो लिख भी देना है हमने। A, B, C पोजीशन वेक्टर हैं एक ट्रायंगल के, जिसके वर्टिसेस क्या हैं, A, B, C, कैपिटल A, कैपिटल B, C। अब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। किसके, पहले मैं निकालूंगा ए सी के। इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये आपके पास आसान है। ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ मैं निकाल लेता हूँ बी सी के। पोजीशन वेक्टर तो आपको दिए हुए हैं ना, तो इनको ऐड करें, बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसके मिड पॉइंट मिल गया। इसका क्या है, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी पॉइंट का, इसको नाम दे देता हूँ मैं ई पॉइंट का। ये क्या है, बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब मैं क्या करूँगा, जो प्रूफ करना है नेक्स्ट पार्ट, इसकी लेंथ निकालूँगा। ठीक है, लेकिन पहले इस वेक्टर का तो हमें पता हो, ये साइड है, वेक्टर नहीं है। अब हम इस वेक्टर को निकालते हैं, वेक्टर डी ई।
नाउ वेक्टर डी ई कैसे आएगा? ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यहाँ चूँकि पोजीशन वेक्टर तो है ही नहीं है, आप इसको यूँ कह दें ओ ई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, चूँकि डायरेक्ट ही वेक्टर आपको दिए हुए हैं तो हम इनको ऐसे ही लिख देते हैं। ई वेक्टर मेरे पास क्या है? बी प्लस सी ओवर 2 माइनस ए प्लस सी ओवर 2। तो ये कितना आ रहा है? बी प्लस सी, एलसीएम ले लेते हैं, सेम एलसीएम है, माइनस ए माइनस सी, तो कट क्या रहा है? सी कट रहा है, तो बाकी बचेगा बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। अब मैं वेक्टर निकालता हूँ ए बी, जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, ए बी कैसे आएगा? बी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए आ जाएगा मेरे पास। दोनों की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगी? अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप आई जे के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं डी ई की। ये क्या आ जाएगी? 1/2 को तो मैं रखता हूँ बाहर, बाकी क्या बचा? b प्लस ए, तो b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो डी ई क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो लेंथ है, इक्वेशन 1 कह रहे हैं इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या हमें पता चला कि ए बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई। ठीक है, या आप कह सकते हैं, सॉरी 2 को इधर ले आते हैं, 2 इधर ले आता हूँ मैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी की मैग्नीट्यूड क्या है? वो इक्वल है किसके? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई के। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो डी ई है वो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए बी। डी ई की मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी को अगर हम डबल करें तो इसकी मैग्नीट्यूड बनती है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ प्रूव कर दिखाई। यहाँ से पता चल रहा है ये डी ई क्या है? हाफ ऑफ दिस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को आप लिखें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये भी तो ए बी की ही मैग्नीट्यूड है ना, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड ए बी का हाफ है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो थर्ड साइड बनती है वो दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड का हाफ ऑफ थर्ड साइड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ। नंबर 12 है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग दी मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। एक हमारे काम की ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। अब ये दो ट्रेपेजियम की बात करें ना, ट्रेपेजियम में दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली आपकी साइड्स पैरेलल होंगी और ये वाली साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ये ट्रेपेजियम की ख़ास बात है।
अब उन्होंने क्या कहा, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल लाइन, एक ये है मिड, इसका मिड पॉइंट हमें चाहिए होगा, और एक नॉन पैरेलल लाइन इसका मिड ज्वाइन चाहिए होगा, इस पैरेलल टू इट्स साइड्स, यानी ये लाइन जो हम इसको मिड पॉइंट को मिड ज्वाइन करने से बनाएंगे वो इस और इस साइड्स के पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो डी सी इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी, ठीक है, ये हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। या हम इसको कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स डी सी, दोनों बातें ट्रू हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर क्या होती हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो फिर उनके लिए क्या कंडीशंस होगी, डी सी एक जो लाइन है दूसरे का के टाइम प्रोडक्ट होगी, मल्टीपल होती है। जैसे हमने वेक्टर्स, अगर हमारे पास ए है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी इसके पैरेलल है तो ये के टाइम्स इक्वल होगा, लैम्डा भी कह सकते हैं। अब हमारा क्या है, हमने लेट किया यहाँ पर सॉल्यूशन में, हमने एक ट्रेपेजियम लेट कर दी है, लेट अ ट्रेपेजियम, उसका नाम अपनी तरफ से हमने ये लेट की है, आपकी मर्ज़ी है नाम कोई से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए बी सी और डी लेट की है विद पोजीशन वेक्टर, उनके पोजीशन वेक्टर भी यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिए हैं, उनका नाम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये हमने लेट किया हुआ है। अब हम इसका जो मिड पॉइंट है वो निकालेंगे और इसका एक मिड पॉइंट उसको निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ई मिड पॉइंट है, पहला मिड पॉइंट क्या है, ई, ठीक है। ई इज इक्वल टू, आपके पास सेक्शन फार्मूला है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह f जो है वो मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, वो किसके इक्वल आएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकाल देना है और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इससे, ई एफ पोजीशन वेक्टर या वेक्टर निकालना है इसका, वो किसके इक्वल होगा, ओ एफ माइनस ओ ई के, यानी आसान अल्फाज में एफ माइनस ई के, बी प्लस सी ओवर 2 माइनस ए प्लस डी ओवर 2। इसको और अच्छा करके लिखें तो एलसीएम देखें दोनों में कॉमन है, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ये हमारे पास ई एफ एक लाइन जो है दरमियान में उसका मिड पॉइंट सॉरी पोजीशन वेक्टर आ गया है। अब चूंकि इन ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम में क्या है, दो लाइंस जो पैरेलल हैं, ए बी साइड जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के या सी डी के। सो हम क्या कह सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक हो गया, हमने इसको ए बी का नाम दे दिया, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने साइडों में अपनी मुताबिक नाम दिए, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अच्छा, अब मुझे ए बी का पोजीशन वेक्टर भी चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कितना आएगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर आता है बी माइनस ए ओवर सिर्फ बी माइनस ए आएगा। इसी तरह डी सी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, सी माइनस डी, ठीक है, ये दो पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब मैं अगर इस बात को देखता हूँ ई एफ को, ठीक है, ई एफ किसके इक्वल आया, 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, इसमें देखें हमारे पास b माइनस ए है, अगर मैं b माइनस ए को कंबाइन करके लिख देता हूँ प्लस c माइनस डी को कंबाइन करके लिख देता हूँ तो लिख सकता हूँ। अब इसमें क्या आपको फ़ायदा होगा,
ई एफ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। बी माइनस ए किसका पोजीशन वेक्टर है, ए बी का, प्लस सी माइनस डी किसका पोजीशन वेक्टर है, डी सी का। ठीक है, अब मुझे डी सी की वैल्यू भी पता है। यहाँ देखें आप, डी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम यूजिंग इक्वेशन ए, मैं इधर से डी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई एफ इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी प्लस के टाइम्स ए बी। अब ए बी आप अगर अंदर ही देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, ए बी आपके पास कॉमन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी बचेगा 1 प्लस के। देखें इधर से 1 बचा और इधर से के बच गया। अब इसको कुछ ऐसे करके लिख लेते हैं, ई एफ इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस के इंटू ए बी। ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने 1/2 इधर मल्टीप्लाई कराया और इससे मल्टीप्लाई कराया। अब ये क्या है, पूरा एक कांस्टेंट है, इसको एक और कांस्टेंट के इक्वल लेट कर देते हैं, लेमडा कह देते हैं, लेमडा टाइम्स ए बी। तो इसका क्या मतलब होगा कि विच मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। सिमिलरली ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हमने इसका जो थ्योरम टाइप था वो प्रूव कर दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर। यहाँ रेक्टेंगल का भी जिक्र है, पैरेललोग्राम का जिक्र है, सब में एक ही का आंसर होगा। डिवाइड दी कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल्स इन द रेशो 1:3। यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस डायगोनल्स के कॉरस्पॉन्डेंस है, ये जैसे ई एफ है, ये क्या कर रहा है, इस डायगोनल को क्या कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट कौन सा, दिस वन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कोई भी हो सकती हैं, वो साइड्स होती हैं जिनके कॉमन पॉइंट सेम हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे यहाँ से देखें आप तो आपके पास ये एक साइड उधर जा रही है, एक साइड इधर जा रही है, दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है, स्टार्ट यहीं से हो रहे हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। ये भी एडजेसेंट साइड ही हैं, इनके लिए भी आप एडजेसेंट साइड का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड दी। यह देखें स्क्वायर की एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं आपके पास, ये दो एडजेसेंट साइड हैं, इनके मिड पॉइंट इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कॉरस्पॉन्डेंस डायगोनल्स, इसके साथ जो डायगोनल है इसके साथ, ये देखिए कॉरस्पॉन्डेंस डायगोनल्स को 1:3 में तोड़ रही है। स्टूडेंट थोड़ा लेंथी सा थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, इसमें इसको आप डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दें। स्टेप 1 में आप क्या करें, आप लेट कर दें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कहें या उसको पैरेललोग्राम कहें और उसको नाम वगैरह दे दें। स्टेप 1 क्या है, लेट अ स्क्वायर और विद स्क्वायर का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। उसके पोजीशन वेक्टर, ए को स्मॉल ए का नाम दे दें, बी को स्मॉल बी का, सी को स्मॉल सी का और डी को स्मॉल डी का। आप कोई और नाम भी देख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी, ये हमने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया जैसे हमने फिगर में दिखाया है। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करें कि सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लें, सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लें। अब पोजीशन वेक्टर्स
ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी जो वेक्टर है यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो क्या मिल रहा है, बी माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, सबको नाम देते जाएं। इसी तरह बी सी क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, इक्वेशन 2। मज़ीद आगे चलें तो चूँकि हमने स्क्वायर लिया है तो या पैरेललोग्राम लेंगे, इसलिए इन सब की डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, सेम ही रखना है। डी सी आ जाएगा, डी सी, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहरहाल फिर भी आपने लिखने तो हैं, सी माइनस डी। उसके बाद इसको ए डी का नाम दे दें, ये क्या आ जाएगा, डी माइनस ए। ज़्यादा ज़रूरत आपको इन दो की पड़नी है, ये हो गया। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो निकाल लें। इसी के साथ स्टेप 2 में ही सारा कुछ करना है आपने। मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, जो वेक्टर ए बी है उसको नाम दे दें आप ई का। ठीक है, उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, सिंपल सा है, रेशो फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये भी आसान सा है, इसको नाम दिया है हमने एफ का और इसको कह देते हैं सी प्लस ए डी बी डिवाइडेड बाय 2। ये सारे काम करने के बाद अब आपने यहाँ पर मिड पॉइंट ये वाला और ये वाला इनको आपस में मिला दिया। ठीक है, और इनको जो डायगोनल दो हैं यहाँ पर, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, हमें इस डायगोनल की फ़िलहाल ज़रूरत पड़ रही है, इस डायगोनल साथ इनको मिला दिया और आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल अगर आपने ली तो रेक्टेंगल आएगी। और इसी तरह आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ जानी है, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी पैरेललोग्राम आ सकती है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन गई, मैंने यहाँ स्क्वायर लिया हुआ है, आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने ई एफ का पोजीशन वेक्टर निकाल देना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ। अब ई एफ का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, चूँकि एफ बाद में है तो ओ एफ माइनस ओ ई, यानी कि आपके पास सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। आप गौर से देखें तो सी प्लस ए माइनस बी, तो ये कट रहा है आपके पास, ए से कट रहा है, बाकी क्या बच गया, सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया ई एफ का। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट लिया आपने दिस वन, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करें। ये वैसे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, डायगोनल ए सी। हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी क्या आ जाएगा आपके पास, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। इसका नाम हमने रखा हुआ है एस। ठीक है, एस नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, नाम से कोई इशू नहीं है, एस है। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका किसी तरह से पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर बनेगा अब इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। एस आपके पास अभी देखें यहाँ पर आ गया है, एस ये है, बी आपके पास जस्ट बी है, तो मैं पोजीशन वेक्टर निकालने लगा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कह दें या कुछ भी कह दें, वेक्टर एस बी निकालते हैं बल्कि। अब एस बी वेक्टर निकाल लेते हैं।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस आपके पास क्या है, सी बी माइनस, देखें बी माइनस एस होगा ना, तो बी माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 2b माइनस सी माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, ये आगे आपको काम आनी है। अब हमने जो प्रूव करना है उसकी तरफ हम इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रूफ हमने क्या करना है कि ये जो साइड, ये टोटल 4 हिस्से होते हैं। ये देखें, अगर हम इस डायगोनल की बात करें, यहाँ तक एक हिस्सा है और यहाँ तक इसके आगे फर्दर 2 हिस्से हो गए, यानी ये 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। टोटल कितने हिस्से हो गए, 4। हमने किसी तरह से प्रूव करना है कि ये जो साइड है वो इसका हाफ है, ठीक है। तो फिर हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए फिर हम एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम किसी तरह से ये जो पॉइंट हमारे पास इसका सेंट्रल पॉइंट है ये निकालने की कोशिश करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट आपके पास कैसे आएगा, इसको आप, ये दोनों चूंकि एक ही लाइन पर हैं, अगर एक ही वेक्टर जो है, 2 वेक्टर एक ही लाइन पर हों तो वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं उनको, कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं, और उनकी कंडीशन हमें पता है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, इसका ये वाली कंडीशन पूरी करूँगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ई जी हम सपोज कर लेते हैं इज़ इक्वल टू के टाइम्स जी एफ के। ये हमने एक, जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो इस क्वेश्चन का यही है। ई के अगर पैरेलल है जी एफ के या कोलिनियर है, तो फिर आपके पास क्या कंडीशन होती है, ई जी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ जी एफ के। अब ई जी कैसे निकाला जाए, ई जी की बात करें तो हमें रेक्ट अब आना पड़ेगा हमें कहाँ पे, हेड टू टेल रूल के हिसाब से। हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है, हमारे पास ई जी नहीं है, ठीक है। अगर ई जी आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। ई जी को मैं क्या करता हूँ, ई जी कैसे निकालता हूँ, ये आपके पास एक ट्रिकी काम है, इसको आपने देख लेना है। तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ई जी आपके पास कितना आएगा, किसके इक्वल होएगा, ई एस प्लस ई जी, हाँ ई एस प्लस एस जी, ये 2 वेक्टर्स के इक्वल है। क्योंकि देखें, ये पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, इसके आखिरी वाले हेड के साथ पहले वाले का हेड जुड़ रहा है, ठीक है, पहले वाले का हेड जुड़ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किसके इक्वल हो, ई एस प्लस एस जी के। अब ई एस किसके इक्वल होगा, एस माइनस ई प्लस एस जी क्या होगा, एस जी को अगर आप गौर से देखें तो ये इसका हाफ है। एस जी क्या है, हाफ ऑफ एस बी। एस जी हमारे पास तो वैल्यू कोई नहीं है ना हमारे पास, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये किसका हाफ है, एस बी का हाफ है। उसकी वजह क्या है कि मैंने एस बी की एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखी हुई है। एस की वैल्यू मेरे पास है, ई की वैल्यू है, तो मैं एस और ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। एस की वैल्यू अभी देखें हमने निकाली थी यहाँ पर क्या है, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, एक वो है आपके पास मिड पॉइंट था, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ ऑफ एस बी को मैं क्या लिख देता हूँ, हाफ ऑफ एस बी की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2b माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस बात को समझ लिया तो समझ लिया, आपका थ्योरम
हो गया। अब मैं ज़रा इस चीज़ को यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रही। इस पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो एलसीएम लिया जा रहा है 2 सी प्लस ए माइनस बी प्लस 1/2 इंटू 2b माइनस सी माइनस ए ओवर 2। अच्छा, ये ए से कैंसिल हो गए, सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/4 कर लेता हूँ मैं इसको, 2b माइनस सी माइनस का ए। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ई जी पैरेलल किसके है? ई जी पैरेलल है जी एफ के। ई जी क्या है? पैरेलल है जी एफ के। यहाँ पर शायद मैंने लिखा है, वो मैं रेज ही कर चुका हूँ। तो ई जी पैरेलल है जी एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ई जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी एफ, के टाइम्स ऑफ जी एफ। तो मैं फिर ई जी को इससे रिप्लेस करा सकता हूँ। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या फ़ायदा होना है? ये टोटल एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 4, यहाँ से 2c माइनस 2b, इससे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस ये 4 कैंसिल हो गया, 2b माइनस सी माइनस ए, ये आ गया मेरे पास। b और b कैंसिल हो गए हैं, 2c में 2c माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2c में से एक c जा रहा है तो c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। और याद रहे ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? ई जी की। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ ई जी की। अब मेरे पास ई जी की वैल्यू क्या आ गई है? ई जी मेरे पास आ गया c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब मैं इसको इस इक्वेशन में डालने की कोशिश करता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। अब क्या करते हैं? पुटिंग 5 इन 4, तो c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी एफ। ठीक है, अच्छा, अब जी एफ आपके पास क्या आया था? ई जी हमारे पास कितना आया? c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। जी एफ की बात करते हैं तो जी एफ हमारे पास कितना आता है? c माइनस सी, जी एफ का तो हमें नहीं पता ना ये क्या है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स ऑफ एस बी, क्योंकि जो ई जी है वो किसके इक्वल है? जी एफ के इक्वल। दोनों क्या है? हाफ ऑफ दिस हैं। तो मैं ई जी को क्या लिख सकता हूँ? ई जी को मैं कह सकता हूँ, ये जो हमारे पास जी एफ है इसको मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ किसका है? ई एफ का। यही है ना, हाफ ऑफ ई एफ। तो c माइनस ए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 इंटू के टाइम्स ऑफ c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें यहाँ से c माइनस ए से काट रहा है, 2 से काट रहा है, तो बाकी क्या बचेगा? 1/2 इज इक्वल टू के। ये हमें एक वैल्यू मिल गई है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। बाकी सारी इक्वेशनों का काम तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। जब मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, ई जी इज़ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी एफ
ये मिल गई है तो मैं k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ GF 1/2 टाइम्स ऑफ GF। इस तरह से हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये दो ये वाला जो पार्ट है वो इसका हाफ है। इसको हाफ करने से आपको ये इट इज़ क्लियर दैट EG, इसको क्या कह देते हैं हम, SG is half of GB SB sorry। सो बाकी यही बात लिख दें, the midpoint of adjacent sides of square, आपने रेक्टेंगल भी लिख देना है और पैरेललोग्राम भी, divide the correspondence diagonals in the ratio 1:3।